मौजूदा सरकार की असंवेदनशीलता ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। महामारी के संक्रमण का दौर कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि शमशान घाटों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। देश के नागरिकों में मोदी सरकार के प्रति इतना रोष फैल गया है कि सरकार की विफलता के चलते वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पर मौजूदा मोदी सरकार न तो इस्तीफा देगी और न ही महामारी के संक्रमण से हमें बचाने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक ही चारा है कि हम न्यायपालिका से आस लगाएं। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे जो लिखा है उसको देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से न्यायपालिका से आस लगाई जा रही है कि वे सरकार के मंत्रियों को कठघरे में खड़ा करें और उनसे पूछे कि आखिरकार उनने क्या किया और अब क्या करने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन को इजलास में खड़ा करे। अदालतों की चीख भी जान नहीं बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट को अब स्वास्थ्य के मामले में केंद्र सरकार के वकीलों से बात बंद कर देनी चाहिए। उनसे पूछे जाने वाले सवाल दीवार से पूछे जाने के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी अपने इजलास में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाएं और हर दिन घंटों खड़ा रखें। डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे गए सवालों के जवाब से जनता को सही जानकारी मिलेगी। हम सभी को पता चलेगा कि हजारों करोड़ों के मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा यह शख्स आखिरकार क्या कर रहा था और इस वक्त इस महामारी से निपटने के लिए क्या कर रहा है। यह बात आमने सामने होनी चाहिए। सबसे पहले अदालत डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे कि वे किन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर महामारी के खात्मे का ऐलान कर रहे थे जब महामारी उसी वक्त दस्तक दे रही थी। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड पढ़कर यह बयान दे रहे थे? इसी एक सवाल पर उनसे घंटों पूछा जा सकता है। जब देश का स्वास्थ्य मंत्री ही कहेगा कि महामारी खात्मे पर है तो जनता को बेपरवाह होने का दोष नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन से जब सवाल करेगा तो सरकार की झूठ की परतें खुलने लगेंगी। हमारे जज साहिबान डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाकर पूछे कि जब पिछले साल महामारी आई तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने नए डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर भर्ती किए गए, फार्मा से लेकर नर्सिंग के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई, कितने वेंटिलेटर और एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कितनी वैकेंसी है, इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर है, पिछले एक साल में इन अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर खरीद कर लगाए गए, चालू हैं, कितने गोदाम में पड़े हैं, खरीदे गए और लगाने के सवाल अलग होने चाहिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक पूरी टीम होती है, क्या उस टीम की नियुक्ति हुई? ऐसे कितने लोगों को केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में बहाल किया है? सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे कि किसी बड़े अस्पताल को बिना ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए कैसे लाइसेंस दिया गया है? जब अस्पताल अपना प्लांट लगा सकते हैं तो पहले से प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? कोविड आने के बाद इस बात की कब समीक्षा की गई? कितने निर्देश दिए गए? दिल्ली के बड़े अस्पतालों के पास अपना प्लांट क्यों नहीं था? पीएम केयर फंड के जरिए प्लांट लगाने के फैसले की नौटंकी से अलग स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल किया जाना चाहिए, उनके मंत्रालय ने क्या किया? पीएम केयर इस देश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। यह भी पूछा जाना चाहिए कि कोविड को लेकर हमारे देश में कितने रिसर्च पेपर छपे हैं, सरकार ने कितने रिसर्च किए हैं, हम वायरस के बारे में नई समझ क्या रखते हैं। इन सब सवालों के लिए अलग सा दिन रखें। हमें क्यों नहीं पता चला कि यह वायरस इतनी बड़ी तबाही लाने वाला है और जनता को क्यों नहीं अलर्ट किया गया? और अंत में एक बात, हम आभारी हैं अपनी अदालतों के जज साहिबानों के। उन्होंने उस वक्त खुद को कहने बोलने से नहीं रोका जब लोग बेआवाज दम तोड़ गए, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तड़फ कर मर गए। यह हत्या है जज साहिबान, हत्या की गई है भारत के नागरिकों की, उन्हें मार दिया गया। आपकी आवाज में इसकी दर्द तो है मगर इंसाफ नहीं। हमें दर्द नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लोग अस्पताल की कमी के कारण मार दिए गए, उनकी मौत का इंसाफ आपकी कुर्सी से आती आवाज से नहीं हो रहा है। इतने लोग मर गए और किसी एक को सजा नहीं हुई। यह नरसंहार है। यह वक्त कविता लिखने और नारे गढ़ने का नहीं है। मैं देश की अदालतों को दहलीज पर खड़ा होकर पूछना चाहता हूं कि इंसाफ कहां है। सुप्रीम कोर्ट से एक नागरिक की गुजारिश है, आप अपने इजलास में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खड़ा करें और खड़ा ही रखें, कुर्सी पर न बैठने दें। ऑनलाइन सुनवाई में भी हर दिन 6 घंटे खड़ा रखें और सवाल करते रहें।